हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हिंदी के अंदर काव्य के प्रमुख तत्वों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका हिंदी साहित्य के अंदर लगा हुआ है, तो ये आपका हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या हरियाणा की यूनिवर्सिटी की हम बात करें, CDLU, MD, इग्नू यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उन सभी में आता है ये क्वेश्चंस। आपके हिंदी साहित्य में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी शब्दों में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 93 503 44 727 पर मिल जाएगी। तो 93 503 44 727 इस नंबर पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। बाकी हम बात कर लेते हैं हमारे, चलिएगा हम शुरुआत कर लेते हैं अपने क्या है कि जो आपका हिंदी साहित्य के अंदर काव्य मानवीय भावों का अनंत अंतः संयोजन है, यानी कि काव्य जो मानव भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि काव्य लिखते हैं तो वो काव्य ऐसे ही नहीं लिखा जाता। कोई भी गीत लिखता है, कोई कलाकार उस गीत को गाता है, रागनी गाता है, भजन गाता है, तो वो अपने भावनाओं के साथ, यानी कि उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति भावना से वो भजन करता है। अगर कोई प्यार मोहब्बत के गीत गाता है तो वो प्यार मोहब्बत की भावनाएं उसके अंदर होती हैं। किसी के अंदर दुख की भावनाएं होती हैं तो वो सैड सॉन्ग गाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार के भाव मनुष्य के अंदर होते हैं, उसी प्रकार के वो उनको वर्णन करता है। चाहे वो लिखता है तो वो किताबों में हो गया, अगर वो बोल कर गाता है स्टेज पर या कहीं पर, तो वो यानी कि अपनी कहीं ना कहीं भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और काव्य क्या है? मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त करना ही काव्य है। ठीक है, सर्वप्रथम विंचेस्टर नामक विद्वान ने काव्य के तत्वों का उल्लेख किया। विंचेस्टर याद रखना इस नाम को। विंचेस्टर ने सबसे पहले क्या है, काव्य के तत्वों को उल्लेख किया। तत्पश्चात सभी विद्वानों ने काव्य के तत्वों को स्वीकार किया, यानी कि काव्य की भी कुछ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जिससे मिलकर काव्य बनता है, तो वो तत्व होते हैं। इनके बिना काव्य नहीं बन सकता। बाबू गुलाब राय ने काव्य के मूल तत्व रागात्मक और या भावनात्मक माना है। विभिन्न विद्वानों ने काव्य के निम्नलिखित 4 तत्व माने हैं। तो काव्य के मेनली 4 तत्व हैं, वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। जो 4 तत्व है वो है आपके भाव तत्व, यानी कि फीलिंग्स, भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं इसके अंदर। कल्पना, जिसके अंदर हम कल्पना करते हैं, जैसे कि हम कल्पना करें कि चांद पर हम घर बना ले, यानी कि बहुत सारी कल्पनाएं हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है। कल्पना और झूठ के अंदर क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। बुद्धि तत्व, यानी कि इसके अंदर आपका माइंड काम करता है, आपकी माइंड की इंटेलिजेंसी कितनी है वो आप काव्य के अंदर जब प्रस्तुत करते हैं। दूसरा आपका शैली तत्व, यानी कि आप काव्य को किस प्रकार लिखते हैं। काव्य के अंदर अलंकार, छंद, उपमा, रस का प्रयोग करके जब आप काव्य लिखते हैं तो वो शैली तत्व के अंदर आ जाता है आपका। तो आइएगा हम इनको डिटेल में जानेंगे एक एक को, और कुछ फोटो के साथ मैं इजी समझाने की कोशिश करूंगा। विभिन्न काव्य विद्वानों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी एक तत्व को अधिक महत्व दिया है, यानी कि ये 4 तत्व है। बहुत सारे विद्वान थे, कवि थे, जिन्होंने एक दो पर ज़्यादा फोकस किया, सभी पर नहीं किया। किसी ने बुद्धि तत्व पर, किसी ने कल्पना तत्व पर, किसी ने भाव तत्व पर। अलग अलग विद्वान लेखक जो हुए हैं, जितने भी कवि हिंदी साहित्य के अंदर हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग, मतलब उन्होंने यूज किया है, हर एक काव्य पर बल दिया है। वर्ड्सवर्थ ने भाव तत्व के समर्थक है। मैथ्यू अर्नाल्ड बुद्धि तत्व के समर्थक हैं, इनका याद रखना आप नाम। पंत जो कल्पना तत्व के महत्व देते हैं, और कोलरीज ने शैली तत्व पर बल दिया है। तो ये 1 नंबर के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखना कि किस पर किसने ज्यादा बल दिया है। दूसरा, तो सबसे पहले आता है कि भाव तत्व। भाव तत्व कहते हैं, भाव तत्व काव्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण साहित्य का मूल तत्व है। इस साहित्य का अथवा काव्य का सृजनात्मक तत्व भी कहते हैं। यानी कि भाव तत्व क्या है कि हमारे अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं आती हैं। कुछ फोटो के द्वारा आप देखने का प्रयास करेंगे कि भाव तत्व क्या है रियलिटी में। तो ये देखिएगा, जैसे कि पुराने टाइम में कवि अपने भाव को व्यक्त करते थे, आज के टाइम में हम जब व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अनेक प्रकार के भाव होते हैं जिसके मनुष्य के अंदर, जैसे कि अफ्रेड, सैड ऐसा सिंबल होता है। सैड अगर कोई दुखी होता है तो ऐसा होता है। वोरिड, ठीक है, हैप्पी इस प्रकार का होता है।
असेम्ड इस प्रकार का होता है। जैसे कि ये अलग अलग भावनाएं आप देख सकते हैं, किस प्रकार की भावनाएं हैं, ये अलग अलग भावनाएं मनुष्य के अंदर होती हैं। गिल्टी, ये देखिए अलग अलग भावनाएं, ये जो भावनाएं होती हैं इनको जब कवि अपनी जो भी भावनाएं, यानी कि मनुष्य के अंदर अपनी अपनी अलग अलग भावनाएं होती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उनको अभिव्यक्त जब काव्य के अंदर करता है तो उसे भाव तत्व कहते हैं। इसी प्रकार को जो और इमेजेस देखिएगा, इन इमेजेस के अंदर आपको यानी कि मनुष्य के फीलिंग्स आपको उनके फेस पर सीधी नजर आ रही है। ये देखिएगा अलग अलग व्यक्ति के, कोई हैरान है, कोई चौंक गया है, कोई हंस रहा है, कोई सैड है, कोई क्रेजी है, अलग अलग ये जो भाव होते हैं। तो इन भावनाओं को जब ये भाव फीलिंग्स जैसे भी विचार मनुष्य के अंदर होती हैं, अलग अलग टाइम पर मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है, जब इन भावनाओं को वो काव्य के अंदर लाता है, काव्य के अंदर व्यक्त करता है, तो उसे हम भाव तत्व कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि समझ गए अलग अलग प्रकार की यानी कि भावनाएं फीलिंग्स होती हैं। इनको देखें, कोई हैरान है, कोई हंस रहा है, तो ये भावनाएं होती हैं अलग अलग, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, ये सब भावनाएं होती है। इनको जब कवि अपने भाव काव्य के अंदर व्यक्त करता है, ये मोजी आप इनको यूज़ करते होंगे अलग अलग, तो इन ये देखिएगा अलग अलग जो मोजी यूज करते हैं, तो इन मोजी का आप क्या करते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को कॉन्फिडेंट के लिए, जैसे कि ये कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर होता है तो इस प्रकार के मोजी हम भेजते हैं। तो ये मोजी जो अलग अलग है, ये भी भावनाओं को यानी कि भाव तत्वों को, आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी कि एक मोजी भेज दीजिएगा, ऐसे ऐसा मोजी अगर आप भेज देंगे तो किसी को पता चल जाएगा कि आप गुस्से के अंदर हैं। लेकिन अगर आप काव्य के अंदर लिख रहे हैं तो वो लिख कर व्यक्त करेंगे, तो ये क्या है कि इनकी शॉर्ट टर्म है, एक सिंबल दे दिया कि आपने ये कितनी बढ़िया टेक्निक्स बना दी कि अपने आपको जो गुस्सा है उसको लिख कर नहीं, बल्कि एक इमोजी भेज दो, इससे मैं अगला समझ जाएगा कि आप कैसे, आपके अंदर कैसे प्रकार की भावनाएं, आप गुस्से में हो। ठीक है, अगर आप इस प्रकार का इमोजी भेज दे तो आप प्राउड हो। ठीक है, और इस प्रकार आप हैरान हो, शॉक्ड यानी कि हैरान होना, इस प्रकार हैरान हो। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मोजी हैं, वो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार जो कवि है वो अपनी भावनाओं को भाव तत्व के अंदर व्यक्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम कि भाव तत्व इस साहित्य के अंदर क्या कहता है कि इस साहित्य अथवा काव्य का सर्जनात्मक तत्व भी है। भाव एक प्रकार की मनोविकार है, यानी कि मन के विकार है मनुष्य के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि नाना विधियों के बोध का विधान होने पर उससे संबंध रखने वाली इच्छा की एकरूपता के अनुसार अनुभूति के जो भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं वे भाव या मनोविकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये हमने देख लिया था। तो कि स्पष्ट है कि भाव का संबंध जो है मानवीय सहृदयता और संवेदनात्मक अनुभूति से है। इनकी भाव हमारे अंदर से आते हैं। हम जब अगर खुश होते हैं तो अपने अंदर से खुश होते हैं, हंसते हैं तो अपने हृदय से खुश होते हैं, हम रोते हैं तो अपने अंदर से रोते हैं, इनकी अंतरात्मा से रोते हैं। ऐसे नहीं रोया जाता, ऐसे नहीं हंसा जाता। ठीक है, तो ये भावनाएं हैं पूरी हृदय के साथ जुड़ी होती हैं। यही काव्य के प्रमुख कार्य हैं। इन कई बार हम देखते हैं कई ऐसे लड़के होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली जाती है, फिर वो दुखी हो जाते हैं, अपने हृदय से मतलब आत्महत्या कर देते हैं, तो उसके अंदर दुख की भावना आती है, वो फीलिंग के साथ जुड़ी होती है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। तो ये भावनाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सपोज करें किसी के माँ बाप मर जाते हैं, कोई सगा संबंधी मर जाता है, तो जो दुख का भाव होता है वो अपने हृदय से होता है। उन भावनाओं को वो रोकर व्यक्त करता है। अगर ऐसे ही बहुत सारे कवि थे, देखिए कवि और ये कलाकार ऐसे ही नहीं बनते, ये कुछ फीलिंग के साथ, जैसे कि सैड सॉन्ग गाते हैं कई कलाकार हैं, तो वो सैड सॉन्ग ऐसे नहीं गाते, वो उनके साथ तो रियल में वो घटनाएं हो रही होती हैं तभी वो सैड सॉन्ग गा पाते हैं। लेकिन वैसे ही कोई सैड सॉन्ग इतने नहीं गा सकता। बहुत सारे पंजाबी कलाकार है, हरियाणवी कलाकार है, हिंदी कलाकार है। ठीक है, तो जो गीत गाते हैं वो अपने भावनाओं के साथ गाते हैं। ठीक है, उसके बाद में काव्य का प्रमुख कार्य है और काव्य में विभिन्न तत्वों को प्रकट किया जाता है। भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ठीक है, यही काव्य की आत्मा चरस उपलब्धि है। इसी कारण भारतीय पाश्चात्य सभी विद्वानों काव्य के क्षेत्र में भाव के तत्वों को स्वीकार करते हैं। इनकी काव्य के अंदर ये तत्व तो होना ही चाहिए। हम देखते हैं कि जो आज तक आपके बाद चाहे चुटकुले सुनते हैं, कोई भी आप लिखा हुआ किसी का स्टेटस भी देखते हैं, तो अगर उसके अंदर फीलिंग्स वाली चीज़ें हैं तो वो क्या है, आपको अट्रैक्ट करती है। इस प्रकार के काव्य को लोग पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये है भाव तत्व। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा।
आगे हम बात करते हैं कि कल्पना तत्व। तो कल्पना तत्व क्या है कि कल्पना सुंदर तत्व सर्जन। कल्पना क्या है कि मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं करता है। जैसे बहुत सारे कवि थे, वो उन्होंने भी बहुत सारी कल्पनाएं की, उन कल्पनाओं को वो अपने काव्य के अंदर अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका चेहरा इतना कोमल था कि गुलाब की पंखुड़ी से भी कट गया। ठीक है, तो यानी कि एक कल्पना है कि गुलाब की पंखुड़ी से किसी का चेहरा नहीं कट सकता, ये कल्पना है इस प्रकार की। तो इस प्रकार की कल्पनाएं हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हिंदी काव्य आप पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पागल है कि झूठ बोले, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर देती हैं। ठीक है, तो उन कल्पनाओं का भी होना जरूरी है, क्योंकि तभी हिंदी साहित्य थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर मतलब आता है। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कल्पना और झूठ के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए, कल्पना क्या होती है कि जो हम होने से पहले करें, जिस बात को हम होने से पहले इमेजिन करें, सोचें कि ऐसा हो जाए, वो होती है कल्पना। और झूठ क्या होती है, जो हो चुकी होती है, जो घटना हो चुकी होती है उसके बारे में हम बताते हैं जब किसी को, वो झूठ होता है। जैसे कि मैं कह दूं कि मुझे 1 लाख रुपए मिल गए थे, मुझे 1 लाख रुपए मिल गए थे, मैंने उनको खर्च कर दिया, मैंने ये झूठ बोल दिया, मुझे कोई 1 लाख रुपए मिले नहीं, ये हो गया झूठ। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं तो ये है कल्पना। यानी कि कल्पना जो है वो आगे का है, यानी कि आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना, जो हो न सकता हो वो होती है कल्पना। और जो पीछे चला गया और जो हुआ ना हो वो बात को कहना, वो कहलाता है झूठ कहलाता है। यानी कि झूठ है वो आपके भूतकाल से जुड़ी होती है, कल्पना वर्तमान यानी कि भविष्य से जुड़ी होती है, जो आगे हो सकती है। ठीक है, और जैसे कि कल्पना करते हैं कि बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं कि, और जैसे कि आप इमेजिंग फोटो देखिएगा कल्पना की किस प्रकार से को कैसे जो कल्पना करते हैं, जैसे कि ये एक कल्पना मानी गई है। हालांकि कल्पना सच भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आविष्कार हुई उनकी कल्पना की गई। जैसे चांद पर घर, तो ये देखिए ये कल्पना है, हो सकता है कि सत्य हो आने वाले टाइम में, लेकिन फिलहाल ये कल्पना मानी जाएगी। तो इस प्रकार की अगर इस पर आप में से रिलेटेड कोई स्टूडेंट अगर कविता लिख देता है, साहित्य लिख देता है कि चांद पर ऐसे घर होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो जो काव्य, इस प्रकार का काव्य कविता जब आप लिखोगे, इस प्रकार की चीज़ों को जो भविष्य में आ सकते हैं उनको जब लिखोगे, तो उसे कल्पना तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार की यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसके अंदर इस प्रकार की वीडियो है, वो कल्पना करते रहते हैं, उनके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। कल्पना झूठ, कल्पना और झूठ में मैंने फर्क बता दिया कि भविष्य के लिए तो ये कल्पना है, लेकिन हो सकता है कि ये सही हो जाए, लेकिन फिलहाल इसको कल्पना ही माना जाएगा। तो ये कल्पना तत्व है। अगर इसके बारे में हम, ये तो इन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी, अगर इसी के बारे में अगर कोई लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कल्पना तत्व हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कल्पना तत्व। और अमेजिंग कर रहे हैं और बहुत सारी कल्पना, जैसे कि पहले आया था कि 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी, ये भी एक झूठ है। झूठ क्या है, झूठ और कल्पना मैंने फर्क बताया था, पहले ही कहा था कि कल्पना क्या होती है कि जो आगे हम कहेंगे कि जून को दुनिया खत्म हो जाएगी, कल्पना है, झूठ मिथ्य है। तो इस प्रकार की जो कल्पनाएं है, अगर इसको उन्होंने वीडियो बना दी और इसी को अगर कोई काव्य लिख दे, कविता लिख दे, कहानी लिख दे, स्टोरी लिख दे, तो वो उसके अंदर क्या आ जाएगा, काव्य तत्व, कल्पना तत्व आ जाएगा। तो ये कल्पना तत्व आप देख सकते हैं, इस प्रकार कल्पना करते हैं हम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि कल्पना तत्व आपको समझ में आया होगा चित्र के माध्यम से। तो कल्पना तत्व ये होता है। दूसरा है कि सुंदर तत्व की सर्जना कल्पना तत्व के माध्यम से की जा सकती है। कल्पना भाव को पुष्ट करती है, उसके लिए सामग्री उपस्थित करती है, साथ ही व्यक्ति भी सहायक होती है। यानी कि कल्पना है जो हमने भाव को पुष्ट करती है। हमने जैसे ही कहा कि हमारे अंदर भाव आया कि हमने सोचा कि चांद पर घर बना सकते हैं, तो वो कल्पना हमारे अंदर आई और उसकी कल्पना क्या, उसकी पुष्टि भी कर दी हमने कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, कल्पना का संबंध मानसिक सृष्टि से होता है। यानी कि कल्पना हम से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं, अपने माइंड में हम सोचते हैं तभी कोई कल्पना होती है। चाहे वे कवि की भावना के अनुकूल ब्रह्मा की सृष्टि का पुनर्निर्माण हो, चाहे उसे तोड़ जोड़ और उल्ट फेर कर बिल्कुल नई रचना हो, जैसे कि मैंने नहीं बताया, जैसे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इस प्रकार की कभी भी बहुत सारे सोचते हैं कि दुनिया दोबारा बन जाएगी टूट फूट करके। जैसे कि हम मानते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से इस धरती पर जन्म होगा, दोबारा जीव जन्मेंगे, फिर से रिसाइकिल होगा। ये कल्पनाएं हैं। ठीक है, कल्पना अज्ञात वस्तुओं को आकार प्रदान करती है और शून्य को भी सत्ता और आकार देती है। यही बात है, जैसे कि हमने कहा कि कल्पना की वो
वस्तुओं को आकार देती है। जैसे कि हमने देखा था कि इस डायग्राम के अंदर देखा था कि वस्तुओं को आकार दे दिया कि यहाँ घर होगा, यहाँ घर होगा, यहाँ लोग होंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो आकार दे दिया ना चीज़ों को, वस्तुओं को आकार दे दिया ना इसने, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तुओं को क्या देती है, आकार देती है, ठीक है। और शून्य को भी सत्ता पर आकार देती है, क्योंकि कोई चीज है नहीं उसको भी रियल में पेश कर देती है, ठीक है। कल्पना, विद्वानों ने कल्पना को नियंत्रित अनियंत्रित दो भेद किए हैं। यानी कि कल्पना कुछ लिमिटेड भी हो सकते हैं, हम कल्पना एक लिमिट तक करें वो ठीक है, लेकिन चांद पर घर बनाना बहुत बड़ी कल्पना है, अनियंत्रित कल्पना इसे हम मान सकते हैं, ठीक है। काव्य में निराधार अनियंत्रित कल्पना का कोई महत्व नहीं है। यानी कि अगर ज़्यादा अनलिमिटेड हम कल्पना कर देंगे, बहुत सारी कल्पना रिलेटेड लिख देंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं है, लोग उसको मानेंगे नहीं, ऐसे काव्य को पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे झूठ बोल रहा है, बकवास फर्जी है, ये बकवास कर रहा है, कवि का दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है। नियंत्रित कल्पना की ही भाव को साध संवार कर प्रकट करती है, कि लिमिट तक। वो कहते हैं कि जैसे कि झूठ बोले तो लिमिट तक बोले, उसी प्रकार कल्पना करें तो थोड़ी सी कम करें। वो कहते हैं कि इतनी झूठ की ट्राली मत रिथाओ, ठीक है, थोड़ा लिमिट का झूठ बोलो ताकि वो पच भी जाए, ठीक है। इसी कल्पना भी लिमिट की करनी चाहिए काव्य के अंदर। अगर अवर लिमिटेड कल्पना कर देंगे तो वो ओटी नहीं जाएगी भाई, एक लिमिट तक, ठीक है। दूसरा है आचार्य शुक्ल ने क्या कहता है, आचार्य शुक्ल ने के विषय में लिखा है कि काव्य विधानी कल्पना वही कही जा सकती है जो या तो किसी भाव द्वारा प्रेरित हो या भाव का प्रदर्शन या संचार करती हो, ठीक है, ये है। तो आशा करता हूं कि कल्पना तत्व आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल आप कोई कल्पना करके देख लीजिएगा अपने आप में और उसको लिख के देखिएगा, तो वो लिखोगे तो वो कल्पना तत्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व का भी काव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी कि बुद्धि तत्व का काव्य के निर्माण क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपको पता है कि जैसे कि माइंड की इंटेलिजेंस इसके अंदर काम करती है, ठीक है। यानी कि हम अपने माइंड से जो सोचते हैं, जो, ठीक है, वो क्या है, बुद्धि तत्व है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बुद्धि तत्व कल्पना का उच्छन होने से बचाए रखता है तथा भावों को मर्यादा के भीतर रखता है। यानी कि जब कोई भी कल्पनाएं करते हैं, यानी कि माइंड के अंदर कंट्रोल रहती हैं वो, ठीक है। हमारे माइंड के अंदर वो क्या रहती है, भावनाएं कंट्रोल रहती हैं, हमारा माइंड उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। और बुद्धि तत्व सत्य की रक्षा करता है, इनकी सत्य क्या झूठ क्या इसकी कल्पना करता है। तो वर्ण का उचित संयोजन तथा रूप विधान भी बुद्धि तत्व से होता है। इस आलोक में हम कह सकते हैं कि बुद्धि का जो आधारभूत तत्व होता है, इसे आलोक हम कह सकते हैं। बुद्धि भाव को आधारभूमि प्रदान करती है, ठीक है। कल्पना जीवन की सीमा, शब्द, उचित अर्थ को औचित्यपूर्ण विस्तार प्रदान करती है। यानी कि बुद्धि बताती है कि सभी चीजों को कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। और बुद्धि तत्व के अंदर ही क्या होता है कि बुद्धि तत्व के द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि अगर बुद्धि का तत्व नहीं होगा काव्य के अंदर तो हम ना ही पढ़ सकते, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लिख सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो आपका जब तक बुद्धि तत्व एक्टिव नहीं होगा, यानी कि आपकी माइंड जब नहीं लगेगा, आप कोई भी काव्य लिख रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका पूरा माइंड काम नहीं कर रहा, पढ़ाई में नहीं लगा हुआ, तो आप क्या है कि पढ़ ही नहीं सकते, आप काव्य लिख ही नहीं सकते। इसी प्रकार बुद्धि तत्व का काव्य के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। तो क्योंकि बुद्धि तत्व, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो लिखने का काम है, लेखन काव्य सारी माइंड से जुड़ा होता है, तो माइंड इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार बुद्धि तत्व जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक मिनट रुकिए। और यह रूप अनुभूति की सघनता प्रदान करता है, व्यक्ति के योग बनाते हैं, भावनाओं एवं संवेगों को तीव्रता के कारण कभी कभी कवि की कल्पना उड़ान सीमाओं का अतिक्रमण करने लगती है, तो उसे बुद्धि कवि को लगाती है। यानी कि जैसे कि हम देख, कल्पना भाव था हमारा, कल्पना भाव था, तो कल्पनाओं को कंट्रोल करती कौन है। जैसे कि कल्पना करने लग जाता है, कवि लिखने लग जाता है, तो उसको माइंड फिर उसको कहता है नहीं नहीं इतनी कल्पना मत कर, इतनी झूठ मत बोल, थोड़ा कंट्रोल थोड़ा कंट्रोल। तो उसका माइंड है उन कल्पनाओं को रोकता है। यानी कि मेन सेंटर पॉइंट है सभी काव्यों का। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब है, क्या वो काव्य लिख सकता है? काव्य क्या लिख सकता है? वो तो ना कुछ पढ़ सकता है, ना उसे कुछ दुनिया की नॉलेज। तो बुद्धि मैन है, बुद्धि तत्व इसके अंदर सबसे मैन है, सेंट्रल पॉइंट है ये आपका, ठीक है, बुद्धि तत्व। अगला है शैली तत्व।
शैली तत्वों के अंदर क्या है, शैली तत्वों का संबंध व्यक्ति से, यानी कि आप किस प्रकार अपने काव्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छंदों का, अलंकारों का, रसों का, गुणों का समावेश किस प्रकार करके आप अपने काव्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वही शैली तत्वों के अंदर आता है। यानी कि जब आप काव्य लिखते हैं या काव्य को लिखते हैं तो उसके अंदर आप किस प्रकार के अलंकार, छंदों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कई स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम भी कविता लिखे, कहानी लिखे, ठीक है, शायरी लिखें, तो उनको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हिंदी साहित्य के अंदर जो अलंकार है, छंद है, रस है, इनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। जब तक आपको इनका ज्ञान नहीं होगा आप काव्य, कविता नहीं लिख सकते। अगर लिख भी देंगे तो वो गलत हो जाएगी। यानी कि जो हिंदी साहित्यकार है, जो बड़े ज्ञाता है हिंदी के, वो आपकी रचनाओं को मानेंगे नहीं, वैसे आप लिखे बैठे रहें। तो इसीलिए इनकी नॉलेज होना जरूरी है, इनका सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। अगर आपको छंद, अलंकार, रस का नहीं पता तो ना तो आप काव्य लिख सकते, ना ही आप किसी लिखे हुए काव्य को समझ सकते। जब हम व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या के अंदर जब विशेष लिखते हैं, ठीक है, विशेष लिखते हैं तो विशेष के अंदर यही तो हम लिखते हैं कि शैली कौन सी शैली है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, ठीक है, जैसे कि ओजर, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस काव्य के अंदर होनी चाहिए, इनके बिना काव्य नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और कवि के हृदय के पाठक के हृदय को सहसंबंधन होता है, यानी कि इसके साथ जुड़ाव होता है। और इसी भाषा में संप्रेषणता का गुण आता है, यानी कि संप्रेषणता के, यानी कि इसी के द्वारा हम अपने भाषा के संप्रेषणता क्या है, दूसरे तक मैसेज पहुंचाना, ठीक है, संचार का गुण आता है। इस तत्व में हमने देख लिया कि ये होता है भाव, कल्पना, बुद्धि, ये तीनों तत्व अमूर्त है, ठीक है, ये अमूर्त है। इन्हें अव्यय, आकार, मूल, रूप, शैली तत्व ही प्रदान करती है। यानी कि अगर बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, भाव तत्व अगर आत्मा है तो उनको जो शैली तत्व वो क्या है, वो शरीर है काव्य का शरीर माना गया है शैली तत्व को, ठीक है। तात्पर्य है कि भाव, अर्थ और अनुभूति आदि काव्य के प्राण तत्व है, तो अव्यक्ति शैली तत्व उन सब का रूपायत अर्थात सक्षम शरीर होता है। यानी कि अगर ये जो भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व अगर शरीर है ना, अगर ये आत्मा है या दिमाग है, तो जो शैली तत्व वो क्या है, काव्य का शरीर माना गया है। ये आप लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो इन चारों काव्यों के मिलने से ही काव्य का निर्माण होता है, इन चार तत्वों के मिलने से ही काव्य का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अपने विचार जो है जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हंसते रहे, खुश रहें, और अपनी भावनाओं को फीलिंग करते रहें, और कोशिश करें कि आप भी एक दिन अच्छे लेखक, कवि बन सकें। तो इसके लिए आपको इन काव्य तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।